Good morning, everyone. कल जो पढ़ाया था वो आपने रिवाइज कर लिया अच्छे से ना? तो उसमें हमने देखो कल ये समझ लिया था कि अगर हम कोई भी कंडक्टर लेते हैं और उसमें कैविटी है तो कैविटी में चार्ज रखेंगे तो जो भी चार्जेज इंड्यूस होंगे कैविटी में और कैविटी के चार्ज उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आएगी और बाहर के सरफेस का चार्ज और बाहर कोई और भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब का इफेक्ट अंदर नहीं जाएगा ना। लेकिन पोटेंशियल के लिए बाहर का चार्ज का इफेक्ट लेना पड़ता है क्योंकि पोटेंशियल लिखने में बाहर से ही अंदर आएंगे ना। देखो हमने दो कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर लिए हुए हैं, एक का रेडियस कुछ आर है। वैसे रेडियस का कोई यूज नहीं है यहाँ पर ना, अलग अलग इनके रेडियस है ना। ये दो कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर है ना। एक को हमने कुछ प्लस क्यू चार्ज दे दिया, एक को कुछ -3 क्यू चार्ज दे दिया। तो हमें बताना है यहाँ S1 S2 S3 S4 हर एक सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। क्वेश्चन समझ आया क्या बोल रहा हूँ? देखो इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए हम ऐसे सोचेंगे, इनकी देखो ये थिकनेस नेग्लिजिबल है, ये थिकनेस नेग्लिजिबल है ना। बट कुछ होगी हम उसको भी एक बार दिखा लेंगे ना। थिकनेस जो है इनकी दोनों हॉलो स्फीयर की नेग्लिजिबल है थिकनेस। तो हम देखो इसको ऐसे दिखा लेंगे कि ये अंदर वाला स्फीयर है उसकी कुछ थिकनेस है
थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, है वो नेग्लिजिबल। और एक ये ऐसे दोनों स्फीयर दिखा लिए ना। अब देखो, अगर हम मेटल के अंदर कोई भी ऐसे गॉसियन सरफेस लेंगे तो इस गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स कितना पास होगा? हमने यहाँ पे मेटल के अंदर ये गॉसियन सरफेस लिया हुआ है, तो इससे नेट फ्लक्स कितना पास होगा? नेट फ्लक्स जीरो पास होगा, क्योंकि मेटल के अंदर हर पॉइंट पे ई जीरो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। तो इसका मतलब नेट चार्ज इसमें जीरो आना चाहिए। अब यहाँ कोई कैविटी में चार्ज है क्या? अगर यहाँ चार्ज होता कैविटी में तो उसका अपोजिट चार्ज यहाँ पे आता, तभी जीरो होता ना। बट यहाँ कैविटी में चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे इसके सरफेस पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, तभी ना जीरो हो पाएगा इसमें पूरा चार्ज। तो इसका मतलब जो भी मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? इसको अगर हमने इस वाले स्पीयर को क्यू प्लस क्यू चार्ज दिया तो वो सारा कहाँ पे जाएगा? आउटर सरफेस पे, इनर सरफेस पे नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, पहले सरफेस पे जीरो और दूसरे सरफेस पे प्लस क्यू। अब सेम वे में अगर हम लोग एक यहाँ पे गॉसियन सरफेस लें, यहाँ पे अगर हम गॉसियन सरफेस लें तो इससे नेट फ्लक्स कितना जाना चाहिए? इस गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स कितना जाएगा? जीरो आएगा ना, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस मेटल के अंदर है ना। मेटल के अंदर है तो उसके हर पॉइंट पर ई जीरो है, ई जीरो है तो फ्लक्स जीरो आएगा। अब अगर फ्लक्स जीरो आएगा तो वो मतलब चार्ज इनक्लोज जीरो है। अब चार्ज इनक्लोज जीरो कब हो पाएगा? अगर यहाँ पे इसमें प्लस क्यू चार्ज दिख रहा है तो यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस होगा, तभी हो पाएगा ऐसा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आएगा ना, इस पे पूरे पे ऐसे माइनस क्यू इंड्यूस हो गया है, इधर प्लस क्यू इंड्यूस हुआ है। अब आपने इसको टोटल चार्ज दिया कितना था? इस वाले स्फीयर को टोटल कितना चार्ज दिया है? -3 क्यू। उसमें से माइनस क्यू अंदर चला गया, तो बचा हुआ चार्ज कहाँ रहेगा फिर? बचा हुआ चार्ज बाहर वाले सरफेस पे आएगा ना, -2 क्यू। ठीक है, तो पहले सरफेस पे जीरो, दूसरे सरफेस पे क्यू, तीसरे सरफेस पे -क्यू और चौथे सरफेस पे -2 क्यू। आप हमेशा देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कोई भी स्फीयर के अंदर का टोटल चार्ज जीरो दिखेगा, चाहे बड़े वाले स्फीयर में देखो, छोटे वाले स्फीयर में देखो। तो आप एक बार समझ गए, अब डायरेक्ट चार्ज जीरो करके आगे के क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो ना। एक और कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। मान लो हमने अंदर वाले स्फीयर को कुछ प्लस क्यू चार्ज दिया, इस वाले स्फीयर को कुछ +3 क्यू चार्ज दिया, और इस वाले स्फीयर को कुछ +5 क्यू चार्ज दिया। ये तीन कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर है ना। थ्री
कॉन्सेंट्रिक फॉलोस पे, और यहाँ पे सेंटर पे कुछ क्यू चार्ज रख दिया है, तो हमें बताना है S1, S2, S3, S4, S5, हर एक पर चार्ज कितना कितना होगा। ये S4 यहाँ का एक रह गया, S4, ये S5, ये S6 हुआ। सेंटर पे प्लस क्यू है, हाँ सेंटर पे प्लस क्यू है। देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में, हाँ लगभग सबका सही आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें देखो क्या करना रहता है, कुछ कुछ अलग भी है। अच्छा अलग अलग आ रहा है क्या। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा चार्ज कंजर्वेशन और साथ में स्फीयर के अंदर जो सरफेस है उन पे अपोजिट सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आएंगे ना, ये लगाते जाना है। तो को यहाँ पे हमने सेंटर पे अगर प्लस क्यू चार्ज रखा, सेंटर पे हमने अगर प्लस क्यू चार्ज रखा तो इसके अपोजिट सरफेस पे कितना आएगा, माइनस क्यू ना, पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ अगर माइनस क्यू आया और इसको हमने दिया कितना है, टोटल प्लस क्यू दिया है, और इस पे अगर यहाँ अंदर माइनस क्यू आया तो चार्ज भी कंजर्व होना चाहिए ना। टोटल अगर प्लस क्यू मिला है तो प्लस क्यू ही इसका टोटल चार्ज दिखना चाहिए। तो इस माइनस क्यू की वजह से एक प्लस क्यू बाहर इंड्यूस हो जाएगा। अगर अंदर माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है तो बाहर प्लस क्यू होगा ना, नेट इंड्यूस चार्ज हमेशा जीरो होता है। तो यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा, और एक हमने प्लस क्यू दिया है तो बाहर वाले सरफेस पे कितना आ जाएगा, प्लस 2Q। ये बात सबको क्लियर है। तभी इसके चार्ज का सम दोनों सरफेस का मिला के क्यू हो पाएगा ना, हमने क्यू चार्ज ही दिया था। और इसके अंदर नेट चार्ज जीरो आना चाहिए था ना, अगर मैं यहाँ गॉसियन सरफेस लूं तो नेट चार्ज जीरो दिखना चाहिए। यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस होगा, तभी नेट चार्ज जीरो हो पाएगा ना। फिर यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2Q ना। हमेशा सर स्फीयर में ध्यान रखो अपोजिट सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही आएगा, तभी नेट चार्ज जीरो हो पाएगा अगर हम ऐसे गॉसियन सरफेस बनाए। यहाँ देखो -2Q आया तो बाहर कितना इंड्यूस हो जाएगा, नेट इंड्यूस चार्ज हमेशा जीरो होता है। अगर यहाँ -2Q है तो यहाँ पर +3Q आ जाएगा ना। और इसको हमने टोटल चार्ज दिया कितना है, दूसरे सरफेस को 3Q, +3Q दिया है। तो एक तो वो +3Q और ये इधर से +2Q मिलके कितना हो जाएगा टोटल। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, +5Q। तभी ना +5Q और -2Q का सम 3Q होगा, जितना दिया हुआ है उतना ही दिखना चाहिए टोटल चार्ज। फिर यहाँ
5Q आया तो उसके यहाँ +5Q आया तो उसके अपोजिट सरफेस पे -5Q आ जाएगा। अब हमेशा चार्ज इंड्यूस 0 होता है, अगर अंदर -5Q इंड्यूस हुआ तो बाहर +5Q इंड्यूस हो जाएगा और जो दिया है वो रहेगा, तो बाहर टोटल 8Q आ जाएगा। अच्छा 5Q दिया था, सॉरी बाहर 5Q दिया हुआ है ना, बाहर 5Q दिया हुआ है तो ये 10Q हो जाएगा। हाँ, तो सबको समझ आ गया ना कैसे ऐसे हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना। ये देखो स्विच एक लगा रखा है, वायर से कनेक्ट करेंगे। देखो अंदर वाले को हमने मान लो कुछ +Q चार्ज दिया, बाहर वाले को कुछ 3Q चार्ज दिया, और ये दो कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर है। और यहाँ पे हमने इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक स्विच लगा रखा है। जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो हमें बताना है कितना चार्ज फ्लो करके बाहर चला जाएगा या फिर बाहर से अंदर आ जाएगा। इनके रेडियस कुछ, एक का रेडियस R मान लो, दूसरे का रेडियस कुछ 2R मान लो। ये कुछ वायर लगी हुई है और बीच में स्विच है ना, जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे ये दोनों वायर से कनेक्ट हो जाएंगे ना। जब भी दो हम कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो वहां पे चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, और चार्ज का फ्लो किधर से किधर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो चलो चेक करते हैं। तो जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, स्टार्ट करूं ना करना। जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो हम मानते हैं कि मान लो इधर से कुछ अंदर से बाहर को कुछ x चार्ज फ्लो करके गया ना, हमें नहीं पता कि वो कितना जाएगा, तो हमने मान लिया x चार्ज फ्लो करके गया। अगर x प्लस में आया तो इसका मतलब बाहर को गया, अगर x माइनस में आया तो उतना चार्ज आप सोच सकते हो कि फिर वो जो भी माइनस प्लस जो भी आएगा वो खुद ही आ जाएगा ना। तो अब देखो यहाँ पे जब x चार्ज बाहर चला गया तो अब इधर बचा कितना, q माइनस एक्स। अब अंदर तो कोई चार्ज है नहीं तो सारा का सारा q माइनस एक्स यहाँ पे ही आएगा।
इस पे यहाँ पे इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आना है, सारा Q माइनस एक्स यहाँ आएगा। अब जितना यहाँ आएगा उसका अपोजिट चार्ज यहाँ आएगा ना, यहाँ अंदर माइनस ऑफ Q माइनस एक्स आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज कंजर्व करके बाहर वाले सरफेस पे चार्ज लिख देंगे। लेकिन अभी देखो हमें यहाँ पर हर एक सरफेस का चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस टोटल चार्ज लिख लेते हैं। यहाँ कितना है Q माइनस एक्स और बाहर वाले पे कितना है 3Q प्लस एक्स। यहाँ पे हमने माना कि बाहर को x चार्ज फ्लो करके गया, तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा Q माइनस एक्स, और इसका टोटल चार्ज कितना होगा 3Q प्लस एक्स। अब अगर ये दोनों कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो कब तक हुआ होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया होगा ना। तो अब हम इसका पोटेंशियल लिखेंगे और इसका पोटेंशियल लिखेंगे और दोनों इक्वेट कर देंगे, तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी ना। यहाँ पर मान लो पॉइंट ए है और यहाँ का पॉइंट बी है, तो अगर वो आपस में कनेक्ट एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो वहां पे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ गई होगी तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया होगा ना? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा ना। अब देखो अगर मैं पॉइंट ए का पोटेंशियल लिखूं तो इसके वजह से लिखूंगा और इस चार्ज की वजह से लिखूंगा। Q माइनस एक्स वाले चार्ज की वजह से पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना आएगा, उसके सरफेस का पोटेंशियल है ना, तो के Q माइनस एक्स अपॉन में आर प्लस यहाँ जो चार्ज है। अब ये जो चार्ज है चाहे उसका कुछ पार्ट अंदर हो कुछ पार्ट बाहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हम टोटल चार्ज लिख कर ले करके इसका पोटेंशियल लिख देंगे, क्योंकि इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है ना। अगर मान लो मैं कुछ चार्ज अंदर कर दूं कुछ बाहर कर दूं और दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखूं, तो वो सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस तो सेम ही है ना। इस यहाँ पे जो माइनस कुछ चार्ज होगा जो बाहर चार्ज होगा, दोनों के लिए ये थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो सब एक ही जगह रखे हुए हैं, तो आप सीधे टोटल चार्ज लेकर के लिख दोगे ना, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आप लेके लिखोगे भी तो सेम ही आएगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ कि इसका अपोजिट चार्ज यहाँ रख दूं, बचा हुआ चार्ज बाहर रखूं, फिर लेकर के यहाँ की वजह से पोटेंशियल लिखूं, इनर सरफेस की वजह से पोटेंशियल लिखूं, तो सेम आएगा जो टोटल लेकर के लिख दूं, क्योंकि ये दोनों ये अंदर और बाहर सरफेस का चार्ज का पोजीशन सेम है, थिकनेस नेग्लिजिबल है ना। तो मैं 3Q प्लस एक्स वाले चार्ज की वजह से यहाँ का पोटेंशियल लिखूंगा, तो कितना आएगा बाहर वाले चार्ज स्फीयर की वजह से अंदर का पोटेंशियल, तो KQ बाई आर लगा दूंगा, के क्यू अपॉन में 2R। फिर बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखूंगा, बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल अंदर वाले चार्ज की वजह से, Q माइनस एक्स वाले चार्ज की वजह से बाहर का पोटेंशियल, तो सारा चार्ज सेंटर पे लेकर के लिख दूंगा, तो के क्यू माइनस एक्स अपॉन 2R। और ये जो यहाँ पे चार्ज है उसके को वजह से सरफेस पे, मतलब सारा चार्ज यहाँ पे भी सेंटर पे लेके लिख दूंगा। ना अब इसमें x को सॉल्व करो ना, x को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू इससे q आ जा रही होगी ना। x की वैल्यू q आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से q चार्ज फ्लो करके बाहर चला गया, तो यहाँ कितना बचा 0। अब यहाँ 0 है तो अपोजिट सरफेस पे भी कितना होगा 0, तो सारा का सारा चार्ज अब बाहर आ गया ना। 3Q पहले से था, 3Q हमने दिया था और Q और फ्लो करके आ गया, तो बाहर कितना है 4Q, तो यहाँ पे 4Q आ जाएगा। समझ आया सबको क्या बोल रहा हूँ। जब भी हम वायर से कनेक्ट करेंगे स्फीयर को, तो वहां पे हमेशा जो भी कनेक्टेड पॉइंट होंगे उनका पोटेंशियल सेम कर देंगे। और जहां पे भी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है, जहां पे भी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है, वहां पे दोनों अलग अलग सरफेस का अलग अलग लिखने की जगह टोटल लेकर के एक साथ लिख दो, एक ही रिजल्ट होगा। जब थिकनेस नेग्लिजिबल है तो दोनों चार्ज एक ही जगह रखे हैं ना, तो सीधे टोटल का इफेक्ट आएगा।
एक और ऐसा करते हैं। नहीं यार वेदांत, बहुत टाइम लगेगा, फालतू के काम नहीं करो आप। खुद से लिख के देखो। खुद से लिखो ना, यहाँ Q माइनस एक्स है तो उसका अपोजिट चार्ज यहाँ ले लो, और फिर टोटल चार्ज कंजर्व करा के यहाँ चार्ज लिखो। फिर उसके वजह से पोटेंशियल लिखो, इसके वजह से लिखो, सबका सम करोगे तो यही इसके वजह से आ जाएगा। खुद से करके देखो ना, वो सेम आएगा। जो पीछे मैंने पॉइंट समझाया, मैं एक बार इधर एक सिंपल से एग्जांपल में समझा देता हूँ। अगर कोई भी मान लो एक हॉलो स्फीयर है, उसके ना, अगर मान लो हॉलो स्फीयर है, अब इसके अंदर का कुछ हमें अभी पता नहीं अंदर क्या अरेंजमेंट है, अभी बस हम ये समझ रहे हैं कि अगर मान लो अंदर वाले सरफेस पे Q1 चार्ज है, बाहर वाले पे Q2 चार्ज है ना, इसका रेडियस कुछ R है ना, हॉलो स्फीयर है। अब मुझे मान लो यहाँ पोटेंशियल लिखना है, तो यहाँ पे इस अंदर वाले Q1 चार्ज की वजह से लिखूंगा तो कितना आएगा, के Q1/R। बाहर वाले चार्ज की वजह से लिखूंगा तो कितना आएगा, के Q2/R। तो ये हो जाएगा K/R Q1 प्लस Q2। तो अल्टीमेटली क्या है, टोटल चार्ज की वजह से इफेक्ट आएगा। जहां पे भी थिकनेस नेग्लिजिबल होती है, वहां अंदर और बाहर का अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल सम लो और एक साथ लिख दो, क्योंकि वही आएगा, टोटल सम कर यूज करके आएगा ना। यहाँ पे अंदर लिखूं बाहर लिखूं, हर जगह ऐसे ही रिजल्ट बनेगा। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो ये पॉइंट अंदर था, अगर R की वैल्यू लेस देन R होती, अगर हम अंदर देख रहे होते तो क्या लिखते, के Q1/R प्लस के Q2/R, तो भी ये रिजल्ट क्या आता। तो मतलब फाइनल टोटल चार्ज लेकर के आपको रिजल्ट लिख देना है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर थिकनेस नेग्लिजिबल है तो आप अलग अलग सरफेस पे कितना चार्ज आया वो लेकर के रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे टोटल चार्ज लेकर के रिजल्ट लिख दो। अब ये एक क्वेश्चन कर लो। अब देखो हमें यहाँ पे ये बताना है कि ऐसे हमने तीन कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर लिए हैं और इनको कुछ कुछ चार्ज दे दिया, इसको Q, इसको 2Q, इसको -5Q। अब जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे तो हर एक स्फीयर पे कितना कितना चार्ज होगा ये बताना है ना, स्विच से कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम है इसका मतलब है कि ये इस स्फीयर को क्रॉस करके गया, इससे कनेक्टेड नहीं है। अंदर वाला स्फीयर और बाहर वाला स्फीयर कनेक्टेड है ना, अंदर वाला और बाहर वाला स्फीयर कनेक्टेड है ना, बीच वाला कनेक्टेड नहीं है।
रेडियस एक का R है, एक का 2R और एक का 3R। हाँ, हर एक जगह थिकनेस नेग्लिजिबल है ना, तीनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के थिकनेस नेग्लिजिबल है। वो क्यों आ रहा है? चलो चेक करते हैं। हम लोग मान लेते हैं, सॉल्व करें ना। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे स्विच क्लोज होगा ये कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद मान लो कुछ x चार्ज बाहर फ्लो करके गया, तो यहाँ कितना आ गया q माइनस एक्स, और बाहर वाले पे कितना आ गया 5q प्लस एक्स। फिर यहाँ का एक पॉइंट ले लेते हैं a और यहाँ का एक पॉइंट ले लेते हैं b ना। इस स्फीयर पे हम कहीं पे भी पॉइंट ले लेंगे ना, सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। सॉरी, यहाँ पे a यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, और ये कनेक्टेड है। तो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। अब ए का पोटेंशियल हम कैसे लिखेंगे, बाहर वाले चार्ज के का ये जो स्फीयर है उसके अंदर है पॉइंट, तो इसके सरफेस का पोटेंशियल लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा k माइनस 5q प्लस एक्स अपॉन में 3r, प्लस इस वाले स्फीयर के अंदर है ये पॉइंट, तो इसके सरफेस का पोटेंशियल, इस पे चार्ज कितना दिया हुआ है 2q, तो ये आ जाएगा k 2q अपॉन में 2r, प्लस ये अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज बचा है q माइनस एक्स, तो q माइनस एक्स वाले स्फीयर के चार्ज की वजह से खुद के सरफेस पे पोटेंशियल, तो ये कितना आ जाएगा k q माइनस एक्स अपॉन में r, और ये सब बराबर कर देंगे पॉइंट बी का पोटेंशियल। बी देख लो हर एक के बाहर है, इसके भी बाहर है, इसके भी बाहर है, इसके भी बाहर है, तो हर एक का के बाहर है जब पॉइंट, तो सारा का सारा चार्ज सेंटर पे लेकर के डायरेक्ट लिख देंगे। टोटल चार्ज अगर हम देखें यहाँ सेंटर पे कितना आएगा q माइनस एक्स प्लस 2q और माइनस 5q प्लस एक्स, कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे तो x तो कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस 3q, और यहाँ पे तो माइनस 2q आएगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज माइनस 2q आएगा, तो सीधे लिख देंगे k माइनस 2q अपॉन में 3r। ये बात समझ आई सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? जब बाहर वाले पॉइंट पे लिखना है तो हमें पता है सबका सेंटर पे लेना है और फिर लिखना है, तो सीधे सीधे चार्ज ऐड कर लो, फिर यहाँ का लिख दो।
अब के हर जगह से कॉमन करके कट कर दो, आर कॉमन करके कट कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये 2 कट जा रहा है ऊपर नीचे से, 3 हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -5q प्लस एक्स प्लस 3q प्लस 3q माइनस 3x इक्वल टू -2q। तो ये सॉल्व होके x कितना आ रहा है? -q/2 बोल लो। हाँ सर, -q/2 आता है। ठीक है। प्रथमेश, अगर बाहर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, बाहर या सरफेस पे, तो आपको क्या करना होता है? सारे जो चार्जेज होते हैं उनको सेंटर पे लेके लिखते हैं ना। तो इसके वजह से लिखना था पॉइंट बी पे, तो इसका चार्ज सेंटर पे लिया। इसके वजह से यहाँ बी पे लिखना है तो इसका चार्ज सेंटर पे लिया। और इसके वजह से यहाँ लिखना है तो इसका भी चार्ज सेंटर पे लिया। तो सारा चार्ज सेंटर पे आ गया ना, तो सीधे हमने सारा चार्ज ऐड कर दिया, फिर KQ/R लगा दिया। ठीक ही। अबे राज, तू कितना गड़बड़ कर रहा है, कैलकुलेशन सही से कर भाई। सारी जनता बोल रही है 3Q/2। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। देखो यहाँ पे क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर हैं। एक को हमने स्विच के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया ना, ग्राउंड से, और बाहर वाले को क्यू चार्ज दे दिया है। तो हमें बताना है कि जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे, ग्राउंड से कितना चार्ज फ्लो करके आएगा यहाँ पर, और हर एक सरफेस पे फिर चार्ज की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी। इसका इनर रेडियस ए है, एक का ए रेडियस ए है, एक का बी है। अंदर वाले को ग्राउंड किया गया है ना। ये दो कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर हैं जिनकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। हाँ, सही है, सही है। जिसको भी हम ग्राउंड कर देते हैं, ग्राउंड करने के बाद उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? ग्राउंडेड वाली बॉडी का पोटेंशियल हमेशा 0 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप मानोगे कि इसको जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया, तो क्लोज करने के बाद यहाँ पे कुछ एक्स चार्ज फ्लो करके आया। तो अब वो एक्स चार्ज इस पे आ गया, क्यू चार्ज इस पे है ना। टोटल इसका चार्ज पता है, टोटल इसका चार्ज पता है। तो इन दोनों के वजह से इसका पोटेंशियल लिखेंगे जिसको ग्राउंड किया है, और वो बराबर कर देंगे 0 के ना। अगर हम इस पे एक पॉइंट ए ले लें तो पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या आना चाहिए?
जीरो। अब ए का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, बाहर वाले चार्ज की वजह से क्या होगा, के क्यू बाई बी, सरफेस का पोटेंशियल ना, और अंदर वाले चार्ज की वजह से के एक्स अपॉन में ए, और ये बराबर जीरो। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए बाई बी इंटू क्यू। अब जो भी यहाँ चार्ज आएगा ना, जो भी यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आई, अब ये ग्राउंडेड है, इस पे टोटल चार्ज कितना है, माइनस ए बाई बी क्यू। तो ये सारा चार्ज कहाँ जाएगा, अंदर वाले सरफेस पे, बाहर वाले सरफेस पे। अंदर यहाँ कोई चार्ज नहीं है ना कैविटी में, तो सारा चार्ज बाहर वाले सरफेस पर होगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई बी क्यू। अब जितना यहाँ आएगा उसका अपोजिट दूसरे सरफेस पे आ जाएगा, प्लस ए बाई बी क्यू। और टोटल चार्ज कंजर्व होगा ना, अगर अंदर इतना इंड्यूस हुआ है तो बाहर कितना इंड्यूस होगा, माइनस में ए बाई बी क्यू, और प्लस बाहर क्यू चार्ज दे रखा है। हमेशा टोटल इंड्यूस चार्ज जीरो होगा ना, जितना अंदर होगा उतना ही बाहर होगा अपोजिट में। ठीक है, सबको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, दो हमने स्फीयर लिए, एक का रेडियस r1 है, एक का r2 है। एक को हमने q1 चार्ज दे दिया, दूसरे को कुछ q2 चार्ज दे दिया। इनको वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सो दैट कि एक के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे पे नहीं आएगा ना। आर जो है वेरी लार्ज है। जब बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं पहुंचेगा ना, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं पहुंचेगा। दो कंडक्टिंग स्पीयर लिए ना, दो सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर लिए हुए हैं। एक मिनट। मान लो Q1 की वैल्यू कुछ प्लस Q है, और Q2 की वैल्यू कुछ 2Q है। R1 की वैल्यू कुछ R ले लेते हैं, और R2 की वैल्यू कुछ 2R ले लेते हैं। इसको कुछ 3Q ले लेते हैं। तो हमें बताना है कि जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो दोनों स्पीयर पे क्या क्या चार्ज आ जाएगा ना। वैल्यू दे दी ना, तो सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा।
हाँ सही है, सही है। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे। हम लोग मान लेंगे कि जब इसमें चार्ज फ्लो करके गया तो फाइनल चार्ज क्या क्या हो गया, इधर पे मान लो फाइनल चार्ज हो गया Q1 और इधर का Q2 ना, फ्लो करने के बाद का फाइनल चार्ज लिख दिया। तो अब क्या हो रहा होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका होगा ना। जब चार्ज का फ्लो बंद होगा तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसका पोटेंशियल कितना बोलेंगे, मान लो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ए लिया और यहाँ पे एक पॉइंट बी लिया, तो दोनों का पोटेंशियल सेम आना चाहिए, वी ए इक्वल टू वी बी। ए का पोटेंशियल कितना बोलेंगे, ये R1 है, ये R2 है, तो के Q1 बाई R1। और बी का पोटेंशियल कितना बोलेंगे, के Q2 बाई R2। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये बहुत दूर है, तो इसके चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल नहीं होगा ना, इसके चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल नहीं होगा, बस खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। तो इससे हम बोल सकते हैं Q1 बाई Q2 किस रेशियो में आएंगे, R1 बाई R2। मतलब जब भी हम दो स्फीयर को कनेक्ट करेंगे तो उनपे जो चार्ज का रेशियो होगा वो क्या होगा, उनके रेडियस का रेशियो। तो यहाँ पर क्या क्या है, Q1 Q2 का रेशियो कितना आएगा, R बाई 2R, मतलब यहाँ पे 1:2 आ जाएगा। और Q1 Q2 का सम हमें पता है, Q1 Q2 का सम कितना है, टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना 4Q। तो अब हम Q1 Q2 अलग अलग निकाल सकते हैं। Q1 चाहिए तो Q1 के सामने का रेशियो ओवर सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल चार्ज, मतलब 4Q/3। सेम वे में Q2 निकालेंगे तो Q2 के सामने का रेशियो और सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल चार्ज। ठीक है, सबको क्लियर है क्या बोल रहा हूं। अब देखो इसी प्रॉब्लम में अगर हम पूछें एक सेकेंड पार्ट कि उनपे जो फाइनल चार्ज डेंसिटी आई हुई है उसका क्या रेशियो है, फाइनल सिग्मा 1 और सिग्मा 2 किस रेशियो में है। सिग्मा 1 चाहिए तो क्या करोगे, सिग्मा 1 चाहिए तो फाइनल Q1 चार्ज लोगे अपॉन में सारा चार्ज ये सरफेस पे है ना, तो सरफेस एरिया से डिवाइड कर दोगे। हाँ देखो हमारा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, Q1 अपॉन में उसका सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई Q2 अपॉन में दूसरे का सरफेस एरिया। तो ये आ जाएगा Q1 बाई Q2 इंटू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। और Q1 बाई Q2 किसके बराबर आया है, Q1 बाई Q2 बराबर आया है R1 बाई R2 के। तो इससे क्या आ जाएगा, R2 बाई R1। तो अब देखो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है ना। ये पीछे हमने बोला था डायरेक्ट और अभी प्रूव किया ना। जब देखो हमने दो कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया तो अब ये एक ही कंडक्टर हो गया ना, कनेक्ट करने के बाद एक ही कंडक्टर है। तो एक ही कंडक्टर के सरफेस पे हमने सिग्मा निकाला, तो वो किस रेशियो में आ रहा है, रेडियस के इनवर्स रेशियो में। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। लास्ट टाइम देखो मैंने पीछे ये बोला था सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, वो अभी प्रूव किया ना। जब मैंने इनको कनेक्ट कर दिया तो ये एक कंडक्टर बन गए ना। अब एक कंडक्टर में हमने यहाँ पे सिग्मा निकाला, यहाँ सिग्मा निकाला, तो वो कैसे आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R।
ये हर जगह वैलिड है ना, कैसा भी कंडक्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब R2 पता है, R1 पता है, तो हम आंसर निकाल लेंगे ना। R2 की वैल्यू 2 आ रहा है, R1 की R है, तो ये 2/1 हो गया। इन्फिनिटी का इफेक्ट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आप जैसे कोई भी कंडक्टर जब पीछे कनेक्ट करते थे, ऐसे कोई भी कनेक्ट किए, तो जैसे ये एक स्फीयर है, यहाँ एक स्फीयर है, और ये आपस में जो कनेक्टेड है, तो बीच में कोई ई है, कंडक्टर के अंदर से कनेक्टेड है ना, कंडक्टर के अंदर ई नहीं है ना, तो इन्फिनिटी टाइप ही इफेक्ट आएगा। ना तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पे भी ऐसे सिग्मा निकालना है कंडक्टर में, तो डायरेक्ट लगा सकते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसमें एक पार्ट और करना है, कितना यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुआ जब हमने स्विच क्लोज किया, तो स्विच क्लोज होने के बाद कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। कौन सा डायग्राम बोल रहा है राज? यही वाला सर, वो 3Q है क्या अभी? हाँ, ये यहाँ पे 3Q था ना, 2Q। Q था, 3Q था, तभी ना अच्छा, देखे 3Q 4Q आया 3Q था, था। 3Q था। यहाँ पे देखो हीट प्रोड्यूस क्यों होगा, जब भी देखो आप अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, जब भी चार्ज फ्लो होता है, तो फ्लो करने के टाइम पर वो अंदर एटम से टकराता है ना। चार्ज फ्लो होता है मतलब अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन टकराते हुए जाते हैं, और कोलिजन के प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस होता है। तो जहां पे भी कोई चार्ज का फ्लो हुआ है, वहां जरूर कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस हुआ होगा ना, जहां पे भी चार्ज का फ्लो होगा। हाँ हाँ सौरभ, वही करना है। तो आपको यहाँ पे कितना एनर्जी का कम हुआ है वो निकालना है ना। इनिशियल एनर्जी लिख लो, फाइनल एनर्जी लिख लो। आप पहले की एनर्जी लिख लो, टोटल कितनी एनर्जी थी, कितनी एनर्जी थी के, पहले वाले पे कितना बोलोगे, के Q1 स्क्वायर बाई 2R1, और दूसरे वाले पे कितनी थी, के Q2 स्क्वायर बाई 2R2, और फाइनल एनर्जी अब कितनी आ जाएगी, के Q1 स्क्वायर बाई 2R1 प्लस के Q2 स्क्वायर बाई 2R2 ने दोनों की सेल्फ एनर्जी इनिशियल लिख ली, फाइनल लिख ली। तो अब इनका जितना कम हुआ है, जितना लॉस होगा, वो सब कहाँ गया है, हीट में गया है। यही हीट होगा ना। अब Q1 Q2 की वैल्यू पता है, यहाँ पे वो डाल दोगे, R1 R2 की पता है, डाल दो यहाँ पर। Q1 कैपिटल Q1 Q2 डालो, स्मॉल Q1 Q2 डालो, R1 R2 डालो, सॉल्व कर लो, हो जाएगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? जितनी भी एनर्जी स्टोर पहले थी और बाद की स्टोर एनर्जी है वो देख लो। जितनी एनर्जी कम हुई है वो सब हम बोलेंगे हीट में गई है। समझ आया सबको क्या बोल रहा हूँ?
देखो अभी तक हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल सरफेस पे देख रहे थे, अब हमें कुछ पैरेलल ये प्लेट्स पे देखना है ना, प्लेन प्लेट्स होंगे, उन पे हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। हाँ ये सॉलिड स्फीयर थे, सॉलिड स्फीयर है, लेकिन कैसे है, कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में सारा चार्ज कहाँ पे जाएगा? सूजल कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का सारा चार्ज सरफेस पर होगा ना, सरफेस पर होगा, तो वो इफेक्टिवली तो एक हॉलो स्फीयर हुआ ना। यहाँ सब लोग ध्यान रखना है, ये जो सॉलिड स्फीयर है लेकिन चार्ज दे रहे हो तो जा कहाँ रहा है, सरफेस पर। स्फीयर के अंदर नहीं जाएगा ना, कंडक्टर में अंदर चार्ज नहीं होता। तनेस हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, सपोज हमारे पास एक प्लेन ऐसे इनफाइनाइट सीट है और उसको हमने कुछ क्यू चार्ज दे दिया ना। ये एक इनफाइनाइट सीट है जिसको हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं ना, साइड व्यू देख रहे हैं, तो हमें केवल ऐसे ना, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो हमें बताना है कि इसके दोनों सरफेस पे कितना कितना चार्ज आ जाएगा। सरफेस वन, सरफेस टू, ये इनफाइनाइट सीट है ना, साइड से देख रहे हैं तो हमें एक लाइन दिख रही है केवल। भाग्येश इग्नोर कर भाई, इतना सबको समझ आता है कि तू करेगा तो थोड़ी बताएगा, क्यों तू इस पे ध्यान दे रहा है? ये हमने क्या लिया हुआ है, कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट लिया हुआ है और उसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया है। तो टोटल चार्ज में से कितना सरफेस वन पे जाएगा, कितना सरफेस टू पे जाएगा? क्यू बाई टू, क्यू बाई टू, हाँ। देखो हम यहाँ पे कैसे सोचेंगे, एक तो हम सिमेट्री से सोच सकते हैं कि भाई ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है, दोनों सरफेस सेम है, तो जब हम क्यू चार्ज देंगे तो दोनों साइड में सेम जाना चाहिए। और दूसरा हम ऐसे सोच सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ई जीरो आना चाहिए ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ई जीरो आना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल होगा, मान लो इधर एक्स चार्ज गया तो इधर क्यू माइनस एक्स गया। इसका सरफेस एरिया कुछ ए ले लेते हैं, तो अंदर कोई भी पॉइंट पे ई लिखेंगे तो कितना आएगा, सरफेस वन के वजह से मान लो ई वन, सरफेस टू के वजह से ई टू। और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब हो पाएगा, जब ई वन बराबर होगा ई टू के, है कि नहीं, तभी हो पाएगा ना। अब ई वन हम कैसे लिखेंगे, इधर वाले सरफेस की वजह से ई वन कैसे लिखेंगे, इधर का सिग्मा निकालेंगे और सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे ना। सिग्मा कितना होगा, एक्स बाई ए, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, वो बराबर होगा ई टू। ई टू कितना है, क्यू माइनस एक्स बाई ए, सिग्मा आ गया बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये
ए कट गया, 2 एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो आ गया x इक्वल टू क्यू माइनस एक्स। तो 2x इक्वल टू आया q, तो x इक्वल टू आ गया q/2, मतलब हाफ हाफ चार्ज चला जाएगा। अगर मैं इसकी थिकनेस नहीं दिखा रहा हूं, इसको q दे रहा हूं चार्ज, तो इधर q/2 और इधर q/2 ना। इनफाइनाइट सीट लिया, ध्यान रखना, वायर नहीं है ना, इनफाइनाइट सीट है। ठीक है, सभी को क्लियर है? ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब अगर मान लो हमने दो ऐसे इनफाइनाइट सीट ले लिए, इसको कुछ इस वाले प्लेट पे कुछ हमने प्लस क्यू चार्ज रखा और इधर कुछ हमने +3 क्यू चार्ज रख दिया। तो हमें बताना है कि अब यहाँ पे हर एक सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? दो ऐसे हमने इनफाइनाइट प्लेन लिए हुए हैं, एक को क्यू चार्ज दिया, एक को 3 क्यू चार्ज दिया, और इनके हर एक सरफेस पे हमें अब चार्ज बताना है। टोटल चार्ज देखो उमंग, कंजर्व भी होना चाहिए ना। अगर सरफेस 3 और 4 पे टोटल चार्ज का सम आना चाहिए 3Q, इतना दिया है तो यही डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पे। टोटल चार्ज का सम हमेशा कंजर्व होगा। S1 S2 पे जो चार्ज आएगा उसका सम हमेशा Q के बराबर आना चाहिए। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये प्रूव करेंगे, सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जब हम इसको कुछ चार्ज देंगे, तो मान लो अंदर वाले सरफेस पे Q1 चार्ज आया और इधर Q2 चार्ज आया, तो इधर गया Q माइनस Q1 और इधर गया 3Q माइनस Q2 ना। हमने माना कि इधर Q1 चार्ज आया, इधर Q2 चार्ज आया। तो हमेशा ये जो अपोजिट सरफेस पे चार्ज आएंगे, जैसे स्फीयर में होता था, आमने सामने के सरफेस पे चार्ज हमेशा जीरो अपोजिट आता था। अगर यहाँ पे +Q1 है तो यहाँ -Q1 आना चाहिए, मतलब ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आते हैं। पहले हम ये प्रूव करेंगे।
हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? मान लो हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले लें, एक ऐसे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहे हैं जिसका जो ये फ्लैट वाला पार्ट है ये इसके अंदर है, मेटल के अंदर है। ठीक है ना, हमने ऐसे एक गॉसियन सरफेस ले लिया। तो इस गॉसियन सरफेस के कॉर्ड पार्ट से कितना फ्लक्स जाएगा, इस पार्ट से कितना फ्लक्स जाएगा? बताओ भाई, इस पार्ट से कितना फ्लक्स जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होंगी ना सब, या फिर ऐसे जाएंगी, तो इसके तो पैरेलल निकल रही होंगी ना, तो कर्ड पार्ट से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा है, इस कर्ड पार्ट से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। सिलेंडर लिया यहाँ पे ना, और ये वाला पार्ट जो है ये तो मेटल के अंदर है, ये इसका जो बेस वाला पार्ट है, फ्लैट वाला पार्ट, ये मेटल के अंदर है फ्लैट वाला पार्ट, ये भी फ्लैट वाला पार्ट मेटल के अंदर है। तो इससे टोटल फ्लक्स फिर कितना जाना चाहिए? टोटल फ्लक्स जीरो होगा ना, फ्लैट पार्ट पे तो मेटल के अंदर है, मेटल के अंदर ई जीरो होता है, और यहाँ पे ई जीरो नहीं है लेकिन वो पैरेलल जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना आया? टोटल फ्लक्स हम निकालेंगे तो वो जीरो आ रहा है, तो मतलब टोटल चार्ज इनक्लोज जीरो आएगा। अब टोटल चार्ज इनक्लोज जीरो कब हो पाएगा? जब यहाँ का सिग्मा और यहाँ का सिग्मा, एक मिनट, इक्वल एंड अपोजिट हो ना, जब दोनों जगह का सिग्मा इक्वल एंड अपोजिट होगा तभी हो पाएगा। क्योंकि एक मिनट, क्या हुआ, जब हम यहाँ पर चार्ज देखेंगे तो इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा होगा, यहाँ पे जब हम चार्ज देखेंगे तो थोड़ा इसको मैं विड्थ बड़ी कर देता हूँ, थिकनेस उसकी नेग्लिजिबल थी लेकिन हमने ऐसे दिखा दिया है थोड़ा बड़ा करके। अब देखो ये जो गॉसियन सरफेस है ये यहाँ पे चार्ज कट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ना, यहाँ पे चार्ज आ रहा है, यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा? ये पार्ट पे जो चार्ज कट होगा इसका अगर एरिया ए है और इधर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन है, इधर का सिग्मा टू है, तो यहाँ से चार्ज जो इनक्लोज होगा वो सिग्मा वन इंटू ए होगा, और इधर से जो चार्ज इनक्लोज होगा सिग्मा टू इंटू ए, तो टोटल बॉडी के अंदर कितना चार्ज आया? सिग्मा वन इंटू ए प्लस सिग्मा टू इंटू ए, तो इससे आ जाएगा सिग्मा वन बराबर माइनस सिग्मा टू, और दोनों का एरिया सेम है, दोनों का एरिया सेम है ना, तो हम बोल सकते हैं Q1 बराबर माइनस Q2। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है ना, जब भी दो पैरेलल प्लेट्स रखे होंगे तो उनके आमने सामने के सरफेस पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं, उनके बीच की डिस्टेंस मैटर नहीं करेगी ना, देखो इसमें डेरिवेशन में कहीं डिस्टेंस का कोई यूज हुआ? इनफाइनाइट सीट के वजह से ई जो होता है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता ना, तो डिस्टेंस मैटर नहीं करती यहाँ। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया? ये नोट करो फिर आगे सॉल्व करते हैं।
चलो नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब देखो हम यहाँ पर अब आगे ऐसे सोचेंगे, ये थिकनेस देखो नेग्लिजिबल होती है, बट समझने के लिए हम लोग थिकनेस देख रहे हैं। हमने ये देख लिया कि ऐसे दो इनफाइनाइट सीट हैं, इसको हमने कुछ क्यू चार्ज दिया था और इसको कुछ कितना दिया, 3Q, इसको कुछ 3Q चार्ज दिया। तो अगर हम मान लें कि यहाँ पे x चार्ज आया तो यहाँ कितना होगा, -x है। आमने सामने के सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। अब अगर इधर x गया तो इधर कितना गया, q माइनस एक्स। यहाँ -x आया तो इधर 3Q + x आएगा ना। दोनों का सम मिल करके वही होना चाहिए जो दिया हुआ है, इन दोनों का सम मिलकर ही होना चाहिए। यहां तक सबको क्लियर है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x निकालने के लिए क्या करना चाहिए, x निकालने के लिए बताओ क्या करना चाहिए। हाँ, हम लोग कोई भी मेटल के अंदर एक पॉइंट लेंगे और वहां पे E0 कर देंगे ना। मेटल के अंदर कोई एक पॉइंट लेंगे, वहां E0 कर देंगे। तो या तो यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट ले लो या यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट ले लो ना, उस पे E0 कर दो। एक अननोन है तो एक ही इक्वेशन चाहिए, या तो यहाँ 0 कर दो या यहाँ 0 कर दो ना। मेटल के अंदर E0 कर देंगे। तो अब क्या क्या हो जाएगा, मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया ना, ये हमारा सरफेस 1 है, ये सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। सरफेस 1 के वजह से E1 बोलेंगे, सरफेस 2 के वजह से E2, 3 के वजह से E3 और 4 के वजह से E4। तो डायरेक्शन क्या क्या आएगा, सरफेस 1 क्या है, Q माइनस एक्स, कुछ पॉजिटिव चार्ज है तो इसके वजह से E किधर होगा, अवे फ्रॉम चार्ज, नहीं इस चार्ज से अवे इधर को, तो इधर को E1 हो रहा होगा। E2 भी क्या है, पॉजिटिव में एक्स चार्ज है तो इसके वजह से भी क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज, तो E2 भी इधर आ जाएगा। यहाँ पे -x चार्ज है, -x चार्ज की वजह से क्या होगा, टूवर्ड्स चार्ज होगा, मतलब थर्ड सरफेस का E जो होगा वो इधर को होगा। और फोर्थ सरफेस जो है वो भी प्लस में है, तो प्लस वाले का चार्ज E किधर होता है, अवे फ्रॉम चार्ज, तो इससे अवे मतलब इधर को। ये बात समझ आ रहा है। देखो ये आपको नहीं पता कि ये x प्लस है या माइनस, लेकिन आपने एक बार x ले लिया और आपने प्लस मान के लिखा है ये सारा कुछ, तो आप बस जो आपने माना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ई का डायरेक्शन लिखते जाओ ना। वो जो भी सही गलत होगा ये साइन इसका खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। आपको बस ऐसे लिख देना है ना, आपने माना कि इधर +x चार्ज है या -x, तो आप उसको लेते हुए ही सारा लिख दो आप। अब आप ई को 0 कर दो, ई को 0 करोगे तो ये 0 कब होगा, जब E1 + E2 का सम बराबर होगा E3 + E4 के। ये बात सबको क्लियर है, तभी E0 हो पाएगा ना। अब यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिखना है ना, डायरेक्शन हमने ले लिया है, अब यहाँ केवल मैग्नीट्यूड लिख दो। E1 का मैग्नीट्यूड कितना बोलोगे, वहां का σ/2ε0 ना। वहां पे सिग्मा कितना है, Q माइनस एक्स अपॉन में A। हाँ, नेट E0 किया है, नेट E, कोई भी मेटल के अंदर नेट E कितना होता है, 0, वही किया है। 0 कब होगा, जब लेफ्ट वाला E बराबर होगा राइट वाले E के। तो अब देखो क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे, इसके सरफेस का σ/2ε0। सिग्मा कितना होगा, मान लो एरिया ए है, एरिया कट जाएगा कुछ ए मान लो, तो Q माइनस एक्स चार्ज अपॉन एरिया σ/2ε0 प्लस E2 में x कितना है, चार्ज कितना है, सेकेंड सरफेस पे चार्ज x है ना, तो यहाँ का सिग्मा आएगा x/a, तो x/a अपॉन 2ε0 बराबर थर्ड सरफेस पे चार्ज कितना है, x। हमने इसका डायरेक्शन ले लिया है ना, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, बस मैग्नीट्यूड लिखना है। तो यहाँ का सिग्मा कितना है, x/a अपॉन में 2ε0, और चौथे सरफेस पे 3Q + x/a अपॉन 2ε0।
तो 2 ε0 सब जगह से कट गया, a हर जगह से कट गया, तो ये आ जाएगा q माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर x प्लस 3q प्लस एक्स। तो ये x x कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3q माइनस q, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 2q, मतलब q इक्वल टू आया माइनस q। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला ये कौन सा चार्ज है? 3q प्लस एक्स। ये आपका कुछ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे ई किधर होगा? अवे फ्रॉम चार्ज या टूवर्ड्स चार्ज? अगर ये सरफेस है तो इससे अवे इस पॉइंट पे इधर जाएगा ना, इससे अवे मतलब इधर को, फोर्थ सरफेस का अवे इस पॉइंट पे इधर होगा। अब ये x की वैल्यू डाल दो ना, अब ये x की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं, x की वैल्यू यहाँ माइनस क्यू डालेंगे, तो ये माइनस ऑफ माइनस क्यू यहाँ 2q आ जाएगा, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, और यहाँ 3q माइनस क्यू, तो 2q आ गया। तो अब आपको फाइनल अरेंजमेंट क्या दिख रहा होगा? अब मैं थिकनेस दिखा नहीं रहा हूँ ना, बस ऐसे लिख दे रहा हूँ। मैंने यहाँ q चार्ज दिया, तो इधर कितना आया? 2q। इधर 3q चार्ज दिया था, इधर भी कितना आया है? 2q। यहाँ पे आया माइनस q और यहाँ पे आया है प्लस q। अब देखो ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को हम अच्छे से समझ लेंगे और नेक्स्ट टाइम से ये कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। कितने भी प्लेट रख दिए जाए, हम इस रिजल्ट से उनका आंसर फटाफट लिख सकते हैं। अब ये रिजल्ट अच्छे से समझो, देखो यहाँ क्या लिखा गया है। यहाँ पे आपने कितना चार्ज दिया इस प्लेट को? Q, और इसको कितना दिया? 3Q। तो टोटल कितना चार्ज दिया है? दोनों का मिला के टोटल चार्ज कितना है? 4Q। तो उसका आधा कर दो, 4Q का आधा कर दो 2Q, तो वो 2Q हमेशा आउटर सरफेस पे आएगा। आउटर सरफेस पे हमेशा टोटल चार्ज का सम बाय 2 आएगा, इधर भी और इधर भी। फिर चार्ज कंजर्वेशन लगाओ, यहाँ पे 2Q दिया है, इधर 2Q है और इधर Q है, तो इधर कितना आएगा? माइनस Q। हाँ, शॉर्ट ट्रिक है ये ना। अगर यहाँ 2Q और टोटल चार्ज पता है Q दिया, तो यहाँ कितना आएगा? माइनस Q, तभी ना सम Q होगा। अब यहाँ माइनस Q होगा तो यहाँ कितना होगा? प्लस Q। अब इन दोनों का सम करोगे तो वो 3Q आ जाएगा। समझो? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये चीज। अगर हमारे दो प्लेट हैं और एक को हमने दिया Q1 चार्ज और एक को दिया Q2 चार्ज, तो इस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? Q1 प्लस Q2 बाय 2। इस पे भी कितना आएगा? Q1 प्लस Q2 बाय 2। ये केवल दो प्लेट के लिए नहीं बता रहा हूं ना, कितने भी प्लेट होंगे उनके लिए होगा। अब आउटर का चार्ज पता है और टोटल चार्ज पता है, तो यहाँ का लिख दोगे, यहाँ का लिख दोगे। एंड प्लेट बाई आउटर सरफेस मतलब सबसे जो बाहर का सरफेस होगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है, अभी समझ आ जाएगा। तो हमें यहाँ क्या क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है? आउटर सरफेस पे दोनों सारे सम जो चार्ज होंगे उनका सम बाई 2, और आमने सामने के सरफेस जो होंगे अपोजिट सरफेस, वहां इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। बाकी चार्ज कंजर्वेशन ये सब लगा के हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लो हमने कहीं पर 3 प्लेट ले लिए,
इसको कुछ प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको कुछ माइनस क्यू चार्ज दिया, इसको कुछ 2 क्यू चार्ज दिया। अब पूछा जाए यहाँ पे हर एक सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। सबसे पहले आप क्या देखोगे, टोटल चार्ज का सम करोगे, टोटल चार्ज का सम करोगे और उसका बाय 2 करके सबसे जो आउटर सरफेस होंगे, यहाँ पे सबसे जो आउटर सरफेस कौन कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला, यहाँ डाल दोगे। फिर बाकी चार्ज कंजर्वेशन लगाते जाओ, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो टोटल चार्ज कितना आया, सारे प्लेट का चार्ज ऐड करना है, कितना है, Q माइनस 5Q प्लस 2Q, तो कितना आ जाएगा, दोनों का सम करेंगे, तीनों का सम ये करेंगे तो -2Q, -2Q आया, तो उसका आधा -Q, तो सबसे आउटर प्लेट पे इधर -Q, इधर -Q। फिर चार्ज कंजर्वेशन लगाओ, इसको हमने -Q दिया है और यहाँ -Q है, दिया कितना है Q, तो चार्ज कंजर्वेशन से यहाँ क्या आना चाहिए, +2Q। यहाँ +2Q आएगा तो वहां उसका अपोजिट -2Q। फिर इसको हमने -5Q दिया है और इधर आ गया -2Q, तो अब इधर कितना आएगा, -3Q। यहाँ -3Q होगा तो इधर कितना होगा, +3Q। अब इन दोनों का सम यहाँ 2Q है वो आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ आया ना, ऐसे कितने भी प्लेट रखे हो हम ऐसे फटाफट कर सकते हैं ना। अब ये कंडक्टर पे एक लास्ट सम और कर लेना है ना। एक हमने मान लो दो ऐसे इनफाइनाइट सीट लिए हुए हैं, एक को हमने कुछ क्यू चार्ज दिया और दूसरे को ग्राउंड कर दिया ना, दूसरे को ग्राउंड कर दिया। तो अब हमें बताना है कि हर एक सरफेस पे, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, हर एक पे कितना कितना चार्ज आएगा। यार तुम लोग क्या कर रहे हो, टाइम पास नहीं करो, क्वेश्चन पे ध्यान दो ना। हाँ जा सकते हो, मॉड्यूल लेने के लिए जा सकते हो। हाँ कतन सही है। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप चार्ज दोगे ना, जब आपने इसको चार्ज दिया तो हो सकता है कुछ चार्ज इधर गया हो, कुछ चार्ज इधर गया हो, लेकिन जब यहाँ ग्राउंड ग्राउंड से कनेक्ट करोगे
ना। जब आप ग्राउंड से कनेक्ट करोगे तो क्या होता है ना, ग्राउंड से कनेक्ट करते ही क्या होता है, यहां से निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा इसके पॉजिटिव चार्ज को देख करके। अब वो चार्ज इधर है उधर है उससे मतलब नहीं है, इसके पॉजिटिव चार्ज को देख करके यहाँ से निगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा ना। अब जब इधर से निगेटिव चार्ज आएगा तो वो इधर के पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। और यहाँ इन कितना भी निगेटिव चार्ज आ सकता है ना, अर्थ में कोई चार्ज की कमी नहीं है, तो कितना भी निगेटिव आ सकता है, तो वो निगेटिव चार्ज भेजता जाएगा जब तक कि सारा इसका दोनों सरफेस का चार्ज अट्रैक्ट होके इधर ना आ जाए। तो लास्ट में फाइनल आपको क्या दिखेगा, सारा चार्ज इधर आ जाएगा, इधर के साइड में जीरो चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ अगर प्लस क्यू आया है तो मेटल में हमेशा आमने सामने पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ माइनस क्यू। और अगर इधर के आउटर पे जीरो है तो इधर के आउटर पे भी जीरो होगा ना। बेसिक जो लॉ हमने देखे हैं, आउटर पे हमेशा इक्वल एंड मतलब इक्वल चार्ज आता है, आउटर पे हमेशा इक्वल, और यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट, वो हर जगह फॉलो होगी। अगर ये फॉलो नहीं होगा तो मेटल के अंदर ई आ जाएगा ना, जो हो नहीं सकता। तो मतलब क्या होगा, जहां पे भी हम ग्राउंडिंग कर देंगे वहां पे क्या होगा ना, जहां पे भी देखो हम ग्राउंडिंग करेंगे वहां पे क्या होगा, ग्राउंड से निगेटिव चार्ज आना शुरू होगा ना, ग्राउंड से निगेटिव चार्ज आना शुरू होगा। और ये जो निगेटिव चार्ज होगा, ये जो निगेटिव चार्ज होगा ये क्या कर रहा होगा, इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सारा पॉजिटिव जो इधर के साइड में, अगर मान लो शुरू में जब आपने क्यू दिया तो कुछ पार्ट इधर था प्लस का, कुछ इधर था, तो इधर वाला भी अट्रैक्ट होके सब इधर भाग आएगा है, क्योंकि इधर निगेटिव चार्ज की कमी नहीं है, जितना चाहिए उतना वो आता जाएगा और उसको खींचता जाएगा इधर। तो सारा का सारा चार्ज इधर आके रुकेगा। जब इधर चार्ज आ गया तो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, और टोटल इसको दिया है आपने क्यू, तो यहाँ जीरो तो यहाँ पे भी जीरो। तो आपको देखो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्राउंड कर दोगे तो सम ऑफ चार्ज ऑफ ऑल द प्लेट विल बी जीरो ना। यहाँ पे देखो कितना दोनों का सम है, जीरो। जहां पे भी ग्राउंडिंग होगी वहां पे ये कॉन्सेप्ट लगाना है ना, जहां पे भी ग्राउंडिंग होगी वहां पे हमेशा ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि सम ऑफ ऑल द टोटल चार्ज विल बी जीरो। फिर बाकी चार्ज कंजर्वेशन और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वो सब लगा के सॉल्व करना रहेगा। एक मिनट। भागेश तेरा सिंबल क्या है, बीपी है या करली में कुछ लिखा हुआ है? सर वो white वाला। क्या सर उसको कैमरा ऑन करने को बोलो। वो व्हाइट वाला सर जो करली में ना वो करली। अब करली में जो है ना वो भाग्यश है। हाँ गया। भागेश कल से मुझे नाम मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, पहले किस नाम से इंटर कर रहा है, और कोई जनरल नाम रखना, ये नहीं कि अनसन नाम रख रहा है ना। ठीक है सर। और कल तेरे नाम से कोई भी आएगा तो उसको मैं बाहर कर दूंगा ना, तू अपना नाम बदल के ही आना। चलेगा ठीक है। वो जो आदमी होता है उसके पास 2 फोन होते हैं, तो आप जो वैसा बोल रहे हो तो उसने सुन भी लिया ऑलरेडी। हाँ तो ठीक है ना, अपना कांटेक्ट नंबर थोड़ी भेजेगा मेरे पास नाम बताने के लिए। हाँ वो ले लेने जो भी बचे हुए हैं, लेकिन मॉड्यूल जो भी बचे हुए हैं ले लेने हैं, लेकिन वही है कि अभी सब लोग एक साथ नहीं जाना ना, पवार सर से बात करके ही जाना।
क्योंकि वो तो अभी चल नहीं रहा है, तो आराम आराम से जाके ले लेना ना, फोन करके आराम आराम से जाके ले लो। आपको 4 वाले मिल गए ना, 5 और 6 वाले मॉड्यूल ले लो, बट ये नहीं कि एक दिन में सब भाग गए ना, ले जाके रखना ही है ना, तो आराम आराम से टाइम लेके ले लो जाके ले लो ना। देखो हमें यहाँ पे अब क्या ध्यान रखना है, जहां पे भी ग्राउंडिंग होगी, अभी आ गया भाई, आ गया। यार हो सकता है उन्होंने उस टाइम बोल दिया हो, क्योंकि वो भीड़ नहीं चाह रहे होंगे। अभी फोन करके जाओ आराम से ना, जल्दीबाजी नहीं करो तो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां पे भी ग्राउंडिंग हो जाएगी ना, तो वहां से ग्राउंड जो होगा इतना चार्ज भेजेगा कि जितना दूसरे प्लेट पे चार्ज था, और टोटल चार्ज को 0 कर देगा। ठीक है, समझ जाओ ना, आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है ना, कि ग्राउंडिंग वाले कंडीशन में टोटल चार्ज हमेशा 0 आएगा। और बास तो यहाँ पे देखो, ग्राउंडिंग में एक और रूल ऐड हो गया, बाकी जो पीछे हमने पढ़ा वो सब वही सेम रहेगा, कि टोटल चार्ज का सम बाई 2 आउटर पे, और आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ये नोट कर लो, एक और इस पे करा देता हूँ, फिर कंडक्टर खत्म। अबे काउंट करके मंगाया हुआ है, ऐसे थोड़ी है कि खत्म हो जाएगा। सर मतलब कई प्लेट्स में एक भी ग्राउंड कर दी तो सबका चार्ज का समझ। सबका 0, सबका 0। ओके। ग्राउंड क्या करता है, जितना चार्ज देखता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अट्रैक्ट होकर के उतना चार्ज भेज देता है, और सबको 0 कर देता है। अब एक इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो ऐसे 3 प्लेट हैं, हमने एक को ग्राउंड कर सकते हैं। तो भी एक करो, 2 को करो, 3 को करो, जिनको भी ग्राउंड कर दोगे, एक तो टोटल चार्ज का सम तो 0 ही होगा ना। तो अब देखो, जैसे हमने ऐसे किया, इसको कुछ मान लो +q चार्ज दिया, इसको कुछ -4q चार्ज दिया। और एक चीज ध्यान रखो, जिसको ग्राउंड कर दोगे ना, उसको चार्ज देने का कोई सेंस नहीं है ना, वो तो सब ग्राउंड में मिल जाएगा। तो बस आप उसको ये मानोगे कि उसका चार्ज ग्राउंड में चला गया, और फिर कुछ मानोगे x चार्ज आ रहा है। 0 से स्टार्ट करना है, जिसको ग्राउंड कर दोगे उसका चार्ज हटा के 0 से स्टार्ट करोगे। तो अब देखो, यहाँ पे हमें हर एक सरफेस पे चार्ज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ग्राउंड किया उसके बाद का चार्ज निकालना है। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कितना चार्ज है टोटल मिला करके, टोटल मिला करके कितना है Q और -4Q, मतलब कितना है -3Q, -3Q। तो यहाँ पे चार्ज ग्राउंड से फ्लो करके कितना आएगा, +3Q। और +3Q जब चार्ज आ जाएगा, तो टोटल चार्ज का सम कितना हो जाएगा, 0। तो आउटर पे कितना होगा, टोटल 0 है तो 0/2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, +Q, क्योंकि इस पे Q दिया है,
तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, और कितना फ्लो करके आया यहाँ पे 3Q, 3Q आया है, तो इधर कितना आ जाएगा +4Q, तो यहाँ पे -4Q। सबको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जहां पे भी ग्राउंडिंग करते हैं वहां पे टोटल चार्ज का सम 0 कर देते हैं। तो अब ये कंडक्टर खत्म हो गया। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना है। अब कोर्स थोड़ा जल्दी जल्दी भागेगा, ये थोड़ा सा पहला चैप्टर थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डअप वाला था ना, उसको फास्ट नहीं कर सकते थे। अब आगे तो जल्दी जल्दी होता जाएगा। यार मैं सोचा हूँ वेब भी मैं पढ़ा ही दूंगा, वीडियो लेक्चर नहीं डालता हूँ ना, पढ़ाऊंगा तो भी अक्टूबर एंड, बहुत ज्यादा हुआ तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक कोर्स हो जाएगा। देखे भी सर, क्या क्या? देख लो। हाँ हाँ, मैंने काउंट किया सब ना, तो हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वेब भी सर अभी पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में लास्ट कितने में चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। बचे? क्या क्या? फिजिक्स में अभी बचे कितने चैप्टर्स? अब देखो करंट बचा है और कैपेसिटर बचा है, तो 2-2 वीक इनको लगेंगे, तो 10 सितंबर तक ये खत्म हो जाएगा, करंट और कैपेसिटर। मतलब अपना पूरा टोटल, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा ऐसा नहीं सिलेबस? नहीं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म में करीब 1 महीना जाएगा, तो अक्टूबर कितना आ जाएगा, सितंबर था ना, मतलब सितंबर एंड होते होते करीब मैग्नेटिज्म हो जाएगा। अक्टूबर बचेगा, अक्टूबर में मॉडर्न कराना रहेगा और वेब कराना रहेगा, तो 15-15 दिन भी दूंगा अगर दोनों को, तो वो भी आराम से हो जाएगा। नवंबर एंड, मतलब नवंबर तक हो ही नवंबर एंड जाएगा नहीं, मतलब। अक्टूबर एंड, अक्टूबर एंड बहुत ज्यादा गया तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, ओके, ठीक है सात सर। आठ नवंबर तक तो सब हो ही जाएगा आराम से। ठीक है सर। अरे कैपेसिटर क्या कहाँ का होता है? क्या क्या? कैपेसिटर कहाँ रहता है? कैपेसिटर कहीं पे भी जहाँ एनर्जी स्टोर करना है, जैसे फैन में लगता है, फैन में एक कंडेंसर सुना होगा, अगर कंडेंसर निकाल दो और फैन ऑन करो तो चलेगा नहीं, अच्छा। अगर उसको हाथ से चला दोगे फिर चलने लग जाएगा। अच्छा, समझा समझा समझा। तो कंडेंसर वही कैपेसिटर होता है, वो एनर्जी स्टोर करके रखता है और जरूरत पड़ने पे अचानक से देता है। पर सर वो लेसन में कहाँ पे, मतलब कहाँ पे पढ़ते हैं? लेसन में अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद अगला चैप्टर है ना कैपेसिटेंस, अच्छा अच्छा, सॉरी सर, ओके। ये इलेक्ट्रो का ही पार्ट है ना। हाँ, इंस्टेंट एनर्जी जहां चाहिए होती है वहां कैपेसिटर लगाते हैं ना। तो अब हमारा अगला चैप्टर शुरू करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी 20 मिनट है, शुरू कर देते हैं। हाँ, वो सिलेंडर टाइप होता है, कलरफुल सिलेंडर, उसके फिगर में देख सकते हो। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं पकड़ा है मैंने, एक्स्ट्रा लेक्चर बहुत होगा, हार्डली 1-2 लगाऊंगा कभी कभी। एक्स्ट्रा लेक्चर तभी लगाऊंगा जब मेरा जो मैंने टाइम फिक्स किया है तब तक कोर्स नहीं हो रहा है, तो अगर लग रहा है 15 दिन में खत्म करना है, नहीं हुआ, तब एक्स्ट्रा लेक्चर 1-2 लगेंगे। तो ये मतलब एक्स्ट्रा लेक्चर है ही नहीं वो मैथ्स वाले के बाद? नहीं नहीं, अभी अपना वो है कि केमिस्ट्री का लेक्चर कम करके फिजिक्स का बढ़ाया है ना, अब सबके 4-4 कर दिए, तो फिर अब अच्छा, जरूरत नहीं पड़ेगी ना। समझा सर, समझा। हाँ, 4 ईच कर दिया अभी। ठीक है, तो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर देते हैं, एटलीस्ट थोड़ा बेसिक तो हो ही जाएगा। कोई बाय बाय नहीं, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, करंट का बेसिक कर लेते हैं। हाँ, ये नया चैप्टर है।
नई बुक लेनी पड़ेगी तो घर में पड़ी होगी ना यार, अब थोड़ी तुमको क्या बहाने बनाते हो, वरद अच्छा बहाना बनाना। रफ में लिख ले, बाद में लिख लेना। अच्छा ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। ये बताओ मॉड्यूल ये इलेक्ट्रो का कब तक कर लोगे? मॉड्यूल अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का खत्म करना है ना। और एक चीज ध्यान रखो, इसके सारे सॉल्व एग्जांपल अच्छे से करने हैं, कोई सॉल्व एग्जांपल छोड़ना नहीं। और जो मैंने सॉल्यूशन भेजे हुए हैं वो आपको ध्यान रखना है, जब आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो तब देखना ना। ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन किया नहीं आया तुरंत सॉल्यूशन देखा, ऐसे करोगे तो फिर आपका सोचने का हैबिट खत्म हो जाएगा। हमेशा जैसे एक्सरसाइज 1 कर रहे हो वो कंप्लीट कर लो फिर सॉल्यूशन देखो, एक्सरसाइज 2 कर रहे हो वो हो जाए तब सॉल्यूशन देखो। हाँ आ गई है। केमिस्ट्री में अगर सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो वो भी सारे हैं ना, हर चैप्टर के सॉल्यूशन आ गए हैं अभी। तो थोड़ा अपना डाउट का लोड कम हो जाएगा, जो अब सॉल्यूशन देखने के बाद नहीं मिलेगा, नहीं होगा वो वाला बस डाउट में कर लेंगे डिस्कस। सर हाँ वो व्हाट्सएप पे मैंने नए मॉड्यूल के डाउट्स भेजे, वो सॉल्व करके दो ना। सॉल्यूशन भेज तो दिया तुझे मैंने, भेज दिया है क्या? ठीक है सर। ग्रुप पे डाला है मैंने सॉल्यूशन, ग्रुप पे मैंने कल ठीक है सर। सॉल्यूशन डाला था ना पूरे मॉड्यूल का, हर एक क्वेश्चन का है उसमें सॉल्यूशन। ठीक है सर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का भी डाल देता हूँ। कोऑर्डिनेशन का मैं केमिस्ट्री वाले सर को दे दूंगा, आप सर से ही ले लो ना, मैं सर को दे देता हूँ ना, जो भी चाहिए वो सर से ले लो। ठीक है, फिर अब आज का मेरा एहसान ध्यान रखना, 15 मिनट पहले छोड़ा है, जब एक्सटेंड करें नहीं। आज 15 मिनट छोड़ोगे, अगली बार 1-2 घंटे ले लोगे? नहीं नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट। ठीक है बच्चों, फिर अच्छा और मजे करो फिर, अब मंडे को मिलते हैं। लगेज अभी सीएन सर का क्लास है। हाँ हाँ ये तो है, लगेज है। ठीक है, चलो फिर क्लोज कर रहा हूँ। टेस्ट तो वही है अपना, गॉस थ्योरम तक है, कंडक्टर नहीं डाला है उसमें। ठीक है, बाय बाय।